हाँ भाई, सबको नमस्कार। सबसे पहले आज हमारा दूसरा टॉपिक है शब्द का। कौन सा टॉपिक है? शब्द का। तो इसके बारे में हम आपको एक बार मौखिकली बता रहे हैं। क्या होता है शब्द? वर्णों का सार्थक मेल। कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे ना, तो उस मेल से एक क्या होगा? समूह बनेगा। और उस समूह का नाम ही क्या होगा? शब्द होगा। तो लिख सकते हैं इसकी परिभाषा। ठीक है, तो लिखें। तो लिख सकते हो दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दो जो रचना रचते हैं उसे शब्द कहते हैं। या फिर बिल्कुल किया जा सकता है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। भाई दो भी हो सकते हैं वर्ण। जैसे एक वर्ण है, उदाहरण के रूप में देखें तो कै है, दूसरा अपने पास मैं है, तो बराबर एक शब्द बन गया। कौन सा? कम। और अगर इसमें ऐड करें एक ले को तो ये हो जाएगा फिर कमल। तो कितने वर्ण हुए? तीन हो गए ना, दो से अधिक हो गए या फिर दो ले सकते हैं। फिर अगर और ऐड करें तो यहाँ को मैं लेता, तो कोमलता भी एक क्या है? शब्द है। तो मैंने आपको बताया है कि भाई दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं। एक सार्थक समूह होगा, उस समूह का नाम ही शब्द होगा। ठीक है, अब आपको वर्गीकरण करेंगे शब्द का। तो लिखो शब्द का वर्गीकरण है। एक, दो, तीन और चार। सबसे पहले जो शब्द का वर्गीकरण करेंगे वो अर्थ की दृष्टि से करेंगे। पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण करेंगे वो हम पढ़ेंगे, लिख सकते हो रचना, उत्पत्ति, रचना, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत की दृष्टि से। दूसरा वर्गीकरण, अगर आपसे पूछे रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या इतिहास की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या स्रोत की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। 3 नंबर पे वर्गीकरण करेंगे व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से। ठीक है, और लास्ट करेंगे हमें प्रयोग की दृष्टि से। अगर अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे तो फिर दो भेद करेंगे, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रचना, उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत की दृष्टि से पढ़ेंगे तो तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। 4 प्रकार से।
एक भेद और पढ़ाऊंगा मैं आपको, और वो है संकर शब्द। मुख्य भेद तो 4 ही होते हैं, कुल भेद पूछे तो 5 करने। व्युत्पत्ति की दृष्टि से करेंगे तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़, 3 भेद पढ़ेंगे इसके। उसके बाद अगर आए प्रयोग की दृष्टि से तो विकारी और अविकारी शब्द। इस प्रकार से हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे। भाई अर्थ की दृष्टि से करेंगे तो 2 भेद करने हैं। प्रश्न छोटी एग्जामों में पूछते हैं, जैसे बीएसटी सीएसटी जो है ना आपके बीएड, उसमें ये प्रश्न किया जा सकता है। कैसा प्रश्न करेंगे? प्रश्न संख्या जैसे 1 दे दिया, रचना की दृष्टि से शब्द का भेद है या शब्द है। पहला आ गया, जैसे इसमें आ गया सार्थक, दूसरा आ गया तत्समय, तीसरा आ गया रूढ़, और चौथा आ गया अविकारी। तो क्या करना है अपने को? तत्सम करना है। भाई रचना की दृष्टि से तो यही भेद बताया गया है, हमें लिखवाया गया है। यदि निम्न में नहीं है तो एक तत्सम आ गया, एक तद्भव आ गया, एक देशज आ गया, तो असंगत है। ऐसे आ जाए रचना की दृष्टि से शब्द असंगत है, असंगत है, तब कौन सा करोगे आप? तब आप सार्थक करोगे। ये तो ऑप्शन में है ही नहीं अपने पास। अपने पास सार्थक, तत्सम, तद्भव और देशज है मान लो, तो ऐसी स्थिति में सार्थक शब्द करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को विशेषकर याद रखेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रश्न इसी तरह से पूछते हैं, ये तो हमारे 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि भाई बताओ रचना की दृष्टि से निम्न में असंगत है, शब्द असंगत है, या रचना की दृष्टि से निम्न में शब्द संगत है। तो संगत है एक तो दे दिया, जैसे देशज आ गया, एक आ गया यौगिक आ गया, एक आ गया अविकारी आ गया, और एक आ गया इनमें से निरर्थक शब्द आ गया। तो असंगत है तब तो ये 3 असंगत है, और संगत है तब अपना कौन सा करना है? देशज। समझ गए? इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो आराम से उसको हल किया जा सकता है। तो ये भेद याद रखेंगे कि अर्थ की दृष्टि से 2 भेद होते हैं, फिर इसकी दृष्टि से 4 भेद होते हैं, इसकी दृष्टि से 3 भेद होते हैं। इनके अलावा आपको और जानकारियां दी जाएंगी, जैसे एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा इसी में शब्द की ध्वनि, ध्वनि पहचान, एक टॉपिक तो ये चलेगा अपना। एक दूसरा टॉपिक चलेगा शब्द में मात्रा ज्ञान, ये टॉपिक होगा। एक अपने पास होगा शब्द में पंचम अक्षर की पहचान, शब्द में पंचम अक्षर की पहचान। जैसे कोई शब्द दे देंगे, इसमें कौन सा पंचम अक्षर आएगा, और एक टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हमें शब्दकोशीय क्रम, शब्दकोशीय क्रम। तो ये 4 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे इसी शब्द के टॉपिक में। भाई शब्द में ध्वनि कैसे ज्ञात करेंगे, शब्द में मात्रा का ज्ञान कैसे करेंगे, जैसे आपसे पूछ लेंगे, जैसे अपने पास एक शब्द आ गया पहचान, कौन सा शब्द आ गया? पहचान। इसमें देखो ये और ये दोनों टॉपिक आराम से हल किया जा सकता है इसमें। तो ये दोनों टॉपिक कैसे हल करेंगे? पे में किसकी ध्वनि आ रही है, और है में ए की,
और च में आ की और न में ए की। तो इसके कुछ रूल्स बताऊंगा आपको, इनको काउंट करेंगे, 2 2 4 2 6 और 2। वैसे तो कितनी काउंट हो रही है, परंतु इसका एक रूल आएगा, अगर अंतिम ध्वनि ए है तो उसे ध्वनियों में नहीं गिना जाता। तो इसकी पहचान शब्द में कितनी ध्वनियां हो गई, 7 हो गई। फिर हाँ, बीच में अगर आ रहा है तो उसको गिन लेंगे, पर अंत में नहीं आ रहा है तो नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर आपको ये पूछ लेंगे कि बताओ शब्द में मात्रा ज्ञान। आप देखो पे में ए है तो इसकी एक मात्रा लगती है में भी ए है तो एक मात्रा। मैं आपको बताऊंगा कि ए ई उ और री, ये जो लघु स्वर है ना, इनकी हमेशा कितनी मात्रा लगती है, या इनसे बने जितने भी वर्ण होंगे उनकी एक ही मात्रा लगानी है। परंतु अगर इनके अलावा आ है, बड़ी है, बड़ा ऊ है, या बड़ी री है, या अन्य है अपने पास ए आई ओ औ, ये अगर किसी भी अक्षर के लगे होंगे तो इनकी हमेशा कितनी मात्रा माननी है, 2 माननी है। तो फिर चा में 2 माननी है, क्योंकि आ है और न में फिर एक। तो इस प्रकार से टोटल करेंगे तो इसमें कितनी मात्रा हो गई, 4 हो गई। इसी शब्द में 4 हो गई। तो ये चीजें आपको क्या की जाएंगी, सिखाई जाएंगी। ठीक है। तो टॉपिक क्या स्टार्ट किया, शब्द किनका, वर्णों का एक सार्थक क्या होता है, समूह होता है, जिसमें वर्ण 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि शब्द का जो वर्गीकरण करेंगे वो हम कितने प्रकार से करेंगे, 4 प्रकार से। एक अर्थ की दृष्टि से, एक व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से, दूसरा अगला चौथा प्रयोग की दृष्टि से। तो आपको अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे हमें तो उसमें सार्थक और निरर्थक पढ़ेंगे। कभी भी पूछ ले, रचना ने पूछ करके उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास की दृष्टि से या स्रोत की दृष्टि से, तो आपको 4 भेद बताने हैं। क्लियर है। अब एक एक टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। तो लिखो, हेडिंग डाल लो, अर्थ की दृष्टि से शब्द। कौन सा शब्द, सार्थक शब्द। ये जो ही करते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। तो सार्थक एक टुकड़ा देखेंगे इसको तोड़ करके, स अर्थ और क। स मीन्स सहित, जो क्या हो, अर्थ सहित हो, या जिन शब्दों का क्या निकलता हो, कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तो वे कहलाते हैं कौन से शब्द हैं। तो लिख लो इसकी परिभाषा, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अपना कोई अर्थ हो, अपना कोई अर्थ हो। जैसे आपको 2-4 शब्द बताऊं, आजानु बाहु, या जैसे आशुतोष, या जैसे पुंडरीकाक्ष, ये हैं कुछ शब्द, बड़े हैं, पर ऐसे हिंदी के अंदर करीबन 7.5 लाख शब्द हैं, जिनमें से मान लो 7 लाख शब्द तो सार्थक हैं और 50,000 शब्द निरर्थक भी होंगे। ठीक है, ये तो एक लगभग की स्थिति बताई है। हो सकता है सारे के सारे सार्थक नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से शब्द हमें निरर्थक का भी प्रयोग करते हैं। आजानुबाहु, आ मीन्स होता है तक, आ का मतलब क्या होता है, जानु मीन्स होते हैं घुटने,
और बाहु मानी भुजाएं, जिसकी भुजाएं कहां तक हो, घुटनों तक। तो इसका अर्थ निकलता है कि ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो इसका अर्थ निकला कि घुटने तक क्या है, भुजाएं। ठीक है, मतलब लंबी भुजाओं वाला हो गया। फिर आ गया आंसू मानी आंसू तोष मीन्स होता है सूखना। तो जिसके आंसू सूख जाते हैं वो होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला। जो व्यक्ति शीघ्र क्या होता हो, प्रसन्न होता हो। अब शीघ्र प्रसन्न होने वाले को क्या बोलते हैं, आशुतोष। और आशुतोष भगवान है, शिव को कहा जाता है। तो इस शब्द का भी अर्थ निकला, इसका भी। ऐसे देखो पुंडरिक, पुंडरिक मीन्स होता है कमल, और अक्ष मीन्स या अक्षी मीन्स आंख, जिसकी आंखें किसके समान हो, कमल जैसी आंखें। अब कमल जैसी आंखें किसकी थी, तो भगवान विष्णु की थी। तो विष्णु, शिव और राम, ये तो अन्यार्थ हो गया, परंतु अन्यार्थ के साथ साथ इन शब्दों का क्या निकल रहा है, एक अर्थ भी निकल रहा है। तो अगर इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है तो वे शब्द कहलाते हैं कौन से, सार्थक शब्द कहलाते हैं। तो ये तो आप सार्थक शब्दों में लिख लो, 2-3 उदाहरण लिखो। आजानुबाहु का लिखो, घुटनों तक लंबी भुजाएं, इसकी भुजाएं कहां तक हो, घुटनों तक। दूसरा है आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। और पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक मीन्स होता है कमल, और अक्ष मीन्स आंख, जिसकी आंख किसके समान हो, तो कौन है, विष्णु। तो जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है वो शब्द कहलाते हैं सार्थक। तो अर्थ की दृष्टि से पहला भेद हमने पढ़ा कि ऐसे शब्द जो अर्थ सहित हो, मतलब उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। अब कौन से शब्द पढ़ेंगे, निरर्थक। तो निरर्थक शब्दों के बारे में देखो, निरुपसर्ग होता है ना, इसका अर्थ होता है रहित। कभी भी अगर निरुपसर्ग लगा मिले तो आप उसका अर्थ रहित बताएंगे। ठीक है, और अर्थ रहित है मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता हो, ये अर्थ रहित शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। तो लिखो डेफिनेशन, अर्थ रहित शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें आपको बताई जाएंगी इसमें। मतलब जिनका अर्थ नहीं निकलता हो। बहुत से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं निरर्थक शब्दों का। तो इसके कुछ उदाहरण, जैसे आप बोलते हो अड़ोस पड़ोस बोलते हो, फिर उसके बाद आसपास बोलते हो, अगल बगल बोलते हो। ये ऐसे शब्द हैं जो सार्थक के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये देख लो, पड़ोस होता है पर अड़ोस कुछ शब्द नहीं होता, पास होता है पर आस नहीं होता, और बगल होता है परंतु अगल नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ शब्द देखो, चाय वाय है कि नहीं है, खाना वाना है। तो हाँ, जो भी आपको पता है ये सभी चीजें आपको ध्यान है, क्योंकि इन्हीं से हम रोज निकलते हैं। अब देखो वाय है, वाना है, तो इसका एक नियम ये लिखा जा सकता है कि ये सार्थक शब्दों का क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। बताओ करते हैं कि नहीं करते भाई। जो सार्थक शब्द होते हैं ना, जैसे पड़ोस का अनुसरण किया किसने, और ऐसे ही चाय का अनुसरण किया है वाय ने। तो पहला तो इसमें लिखो कि निरर्थक शब्द हमेशा सार्थक शब्दों का अनुसरण करते हैं। करो, सार्थक शब्दों का अनुसरण करते हैं। 1-2 उदाहरण लिख लो जैसे करके।
अगल बगल लिख लो, अड़ोस पड़ोस लिख लो, चाहे वाय लिख लो, आदि कर लो। कौन से शब्द सार्थक शब्दों का अनुसरण करते हैं? निरर्थक करते हैं। निरर्थक का मतलब होता है जिनका कोई अपना अर्थ न हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ निरर्थक का दूसरा नियम। भाई सार्थक शब्दों का अनुसरण करते हैं, एक तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि जो निरर्थक शब्द होते हैं ना, वो एक तो पशु पक्षियों की आवाजें, जितने भी पशु पक्षियों की आवाजें हैं ना, वो निरर्थक ही होती हैं। भाई ची ची है, चू चू है, जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता। होता होगा पर हमें तो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों की क्या है, निरर्थक शब्दों की श्रेणी में लिए जाते हैं ऐसे शब्दों को। तो लिखो 2 नंबर, पशु पक्षियों की आवाजें निरर्थक शब्दों में आती हैं। जैसे आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछे तो बता सकते हैं आप। जैसे शेर क्या करता है? दौड़ता है। और घोड़ा ही नहीं नहाता है। ठीक है, और गाय रंभाती है। ठीक है, ऐसे। अब आ जाओ तीसरा, इसमें एक और नियम है, वो भी थोड़ा देख लेंगे। भाई पहले तो ये सार्थक शब्दों का अनुसरण करते हैं। दूसरा, पशु पक्षियों की जितनी भी आवाजें सब निरर्थक में आती है। तीसरी बात ये याद रखनी है कि जो अपने क्या है, ध्वनि साम्य शब्द, ध्वनि साम्य शब्द मतलब एक शब्द के अनुसार दूसरा शब्द आ जाए, एक शब्द के अनुसार दूसरा शब्द आ जाए तो उन्हें कहते हैं ध्वनि साम्य शब्द। एक ध्वनि की समानता वाले शब्द, भाई सम शब्द है इसमें। भाई एक ध्वनि की समानता वाले शब्द आ जाए तो जिनका अर्थ हम अक्सर क्या निकालते हैं, क्या अर्थ निकालेंगे? शीघ्रता से निकालेंगे सिर्फ। तो ऐसे ध्वनि साम्य शब्द बड़े होते हैं अपने पास, सटा सट, फटाफट, अब लटालट और मटामट। जो भी आपके ये ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सिर्फ एक ही निकलता है, क्या? शीघ्रता से। और हम ये ध्वनि साम्य शब्दों का प्रयोग बार बार क्या करते हैं, बोलते हैं। तो सटासट, फटाफट, लटालट, मटामट, गटागट, चटाचट, तो इनको कौन से शब्दों की श्रेणी में लिया जाता है? निरर्थक शब्दों की श्रेणी में लिया जाता है। तो लिखो ये भी बातें। अभी आज क्या पढ़ा है, एक बार छोटा सा रिवाइज करेंगे 2 मिनट के लिए। सबसे पहले मैंने बताया शब्द, शब्द होता है वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो ये डेफिनेशन कभी पूछे तो आप आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। फिर हम पढ़ रहे हैं शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से 2 भेद पढ़ ली हमने, एक तो सार्थक, तो दूसरा सार्थक शब्द का अर्थ होता है सह अर्थ, ऐसे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ हो। ऐसे मैंने आजानुबाहु, आशुतोष, पुंडरीकाक्ष, ऐसे हिंदी में 7-7.5 लाख शब्द है। फिर आ जाओ निरर्थक शब्द, निर्मानी रहित, अर्थमानी अर्थ, जो अर्थ रहित होते हैं ना, जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। सार्थक शब्दों का क्या करते हैं ये, पहले तो बिल्कुल करते हैं। जैसे पड़ोस शब्द सार्थक है तो इसका अड़ोस ने अनुसरण किया। चाय सार्थक है तो दूसरा वाय निरर्थक है। तो ऐसे शब्दों को हमें निरर्थक शब्द कहते हैं। एक ये पढ़ा। दूसरा, जितने भी पशु पक्षियों की आवाजें हैं वो सारी की सारी निरर्थक होती हैं। फिर ये अपने हैं ध्वनि की समानता वाले शब्द।
एक ही ध्वनि का बार बार वैसा ही अनुसरण करेंगे तो ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हमें व्यवहारिक रूप से लेते हैं तो शीघ्रता से लेते हैं। अब ऐसे शब्दों को हिंदी के अंदर निरर्थक शब्दों की श्रेणी में लिया जाता है जिनका अर्थ ही एक होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा हमने पहले। उसके बाद आ जाओ 2 नंबर का वर्गीकरण। तो सबसे पहले आप लिखो रचना, उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत की दृष्टि से। स्रोत की दृष्टि से लिखो रचना, उत्पत्ति, इतिहास और स्रोत की दृष्टि से। ये बढ़िया वर्गीकरण है, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी में पुट करते हैं। तो इसके मुख्य भेद तो आपको 4 करने हैं। एक तत्सम है, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। ठीक है, और हम इसके कितने भेद पढ़ेंगे? कुल 5 पर। संकर शब्द भी हमें बताएंगे आपको। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम शब्द। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखें और रीड करें। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द। ठीक है, कौन सी भाषा के? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों, यूं के त्यों, मतलब जैसे के वैसे हिंदी में अपना लें। ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहते हैं? तो लिखो परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना कोई परिवर्तन किए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना कोई परिवर्तन किए, कोष्टक में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ज्यों के त्यों, कोष्टक बंद। हिंदी में अपना लें, हिंदी में अपना लें। ऐसे शब्दों को, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। कौन से शब्द कहेंगे? तत्सम। तो बहुत से शब्द हैं हिंदी भाषा के अंदर जो हैं तो वो संस्कृत के, पर ज्यों के त्यों हम किस में अपना लेते हैं? हिंदी में अपना लेते हैं। इसके रूल पढ़ लेंगे हमें, फिर पता चल जाएगा कि हमारे पास तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो है संस्कृत के होते हुए भी हम हिंदी में उनको पढ़ते हैं। जैसे अपने पास मैं आपको 1-2 उदाहरण बताऊं तो जैसे मित्र है, पुत्र है, तो इसका एक नियम बताऊंगा। जो शब्द किससे बने होते हैं? त्रय से बने होते हैं, मतलब संयुक्त अक्षरों से बने शब्द। अब जो संयुक्त अक्षरों से, जैसे मित्र को तो बोलते हैं मीत और पुत्र को बोलते हैं पूत। ठीक है, हिंदी में त्रय के स्थान पे अगर तय लिख देते ना तो ये तय वाले शब्द तो होते हैं तद्भव और त्रय वाले शब्द तत्सम। शायद मेरी बात आप क्या कर चुके हैं? समझ चुके। ठीक है, जैसे आ गया भिक्षा शब्द आ गया। अब बताओ भिक्ष शब्द होता है ना, भिक्ष, और इस क्षय को ख में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? ये भीख। अब जो भीख शब्द है ये तो हो गया तद्भव और ये तत्सम हो गया। तो मैं आपको काफी चीजें इसमें नियम में पुट करवाऊंगा कि भाई सबसे पहला नियम क्या करेंगे कि अक्षय से बना कोई भी शब्द हो, त्रय से बना कोई भी शब्द हो, कै से बना कोई भी शब्द हो, श्रय से कोई भी बना शब्द हो या ध से बना हो, तो ये इनसे निर्मित जितने भी शब्द होंगे वे सारे के सारे संस्कृत के शब्द होंगे और संस्कृत के शब्द होंगे तो उन्हें
तत्सम शब्द कहेंगे। बात समझ रहे हो? तो ये इस प्रकार से इस शब्द को क्या करना है, लिखना है आपको। तो परिभाषा तो आपने लिख ली होगी, अब लिखो इसके नियम। पहला नियम लिखो कि तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला लिखो संयुक्त अक्षरों से निर्मित शब्द। अब संयुक्त अक्षर कौन से हैं तो वो कोष्ठक में लिख लेना, अक्षय, त्रय, गे, श्रय और ध्य से निर्मित शब्द। अक्षय, त्रय, गे, श्रय और ध्य, इनसे जितने भी शब्द निर्मित होंगे वो सारे के सारे शब्द तत्सम होंगे। तो इसमें एक दो उदाहरण लिख लो, जैसे मित्र लिख लो, पुत्र लिख लो, भिक्ष या भिक्षा लिख लो, ठीक है। भिक्षुक आ गया, भिक्षुक शब्द। अगर आपसे पूछ लिया जाए भिक्षुक तो क्या होता है, भिक्षुक भिखारी हो गया। फिर ये सही है या ये सही है, आप ही बताओ, ठीक है। बिल्कुल है, भीख शब्द होता है ना वो बड़ा होता है, परंतु जो इसमें कौन सी प्रत्यय जुड़ती है, आरी प्रत्यय जुड़ता है, तो ये छोटा हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं दो चार शब्द, प्र प्लस भू। अब जो भू है ना ये बड़ा है, परंतु जब दोनों प्र उपसर्ग जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हिंदी बड़ा कठिन है, प्रभु प्लस सॉरी प्रभु प्लस दयाल। अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये फिर से बड़ा हो जाएगा। देख लो, पहले हमने प्र में प्र उपसर्ग के साथ भू जोड़ा, बड़ा भू जोड़ा, तब तो बना छोटा, और जब छोटे के साथ अगर दयाल जोड़ दिया फिर ये बड़ा बन गया, है ना। नियम तो नियम ही है, चलते ही रहते हैं। अब जैसे आपको इसके, जैसे इसमें आया था अपना मीत शब्द, तो इससे एक शब्द बनता है जो आप कॉपी के ऊपर लिख सकते हो, अमित और अमित दोनों बोले जाते हैं सम्मानोच्चारित होने वाले बिनार्थक शब्द है। उच्चारण तो इनका एक जैसा ही हो रहा है, परंतु अर्थ इनका अलग अलग है। अब आपसे पूछ ले, बताओ अमित क्या होता है और अमित क्या होता है, तो ए मनी नहीं और मीत मनी मित्र, जो क्या ना हो अपने मित्र ना हो, तो मित्र नहीं होंगे तो इसका मतलब वो क्या है, अपना शत्रु है। फिर अमित मीन शत्रु हो गया, और अमित होता है सीमा, सीमा ज्ञान नहीं होता, जैसे परिसीमन नाप तोल, जैसे ये अपना एक वर्ग फुट के अंदर एक एरिया है जिसके अंदर अपनी क्लासें क्या होती हैं, चलती हैं। इस वर्ग फुट से हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, तो वो होती है एक सीमांकन। सीमा का क्या होता है, सीमांकन होता है, अंकन होता है। जैसे हमें खेत की जो ये म्याल है जिसको हम बोलते हैं, इससे बाहर अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो पड़ोसी क्या करें हैं, खड़ा हो जाए, ठीक है, स्थिति आ जाती है ना ऐसी। क्योंकि इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। ये एक माँ अपने बेटे को यही बात सिखा रही है, फौजियों को यही शिक्षा दी जाती है कि अपनी धरती का एक टुकड़ा शत्रु को क्या नहीं करना, देना नहीं है। तो कहते हैं ना, दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे, ये खूब आपने डायलॉग पढ़ा होगा, इसीलिए, है ना, सुना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपना इला ने देनी, अपनी धरती को नहीं देना चाहिए। कोई भी हमारी धरती के ऊपर जबरन कब्जा करता है तो हमें चीर देना चाहिए, का मतलब ये है कि उसका विरोध करने के लिए खड़ा रहना चाहिए। इला ने देनी आपनी हालरिया उलराय, एक बच्चे को क्या करती है, अपनी माँ सिखा रही है
पूत सिखावे पालने, पूत मानी बेटे को पालने में झुलाते हुए सिखा रही है। झुलाते हुए क्या कर रही है? मरण बढ़ाई माए, कि बेटा इसके लिए आपको मर जाना है, परंतु धरती को नहीं देना है। तो ये काफी बार कहा जाता है, जो सीमांकन होता है ना उसको बोलते हैं क्या? और अमित मानी जो हमारा मित्र न हो। तो पहला नियम क्या बताया कि अक्षय, त्रय, गे, श्रय और धय, इनसे जितने भी शब्द निर्मित होंगे, जैसे दो प्रकार के तो मैंने बता दिया, भिक्ष है और भिक्षुक है। दूसरा है मित्र है या पुत्र है। तीसरा है जैसे अपने पास है क्या? ये है। फिर चौथा है अपने पास कौन सा? यद्यपि। तो ऐसे शब्द होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं? तत्सम है। तो लिखो जैसे करके एक दो उदाहरण लिखो। लिख सकते हो आप। जन्मदिन है क्या आज तेरा? जन्मदिन है? बोल तो अच्छा, बोल तो ऐसे ही रहा जैसे आज मेरा जन्मदिन हो। चलो तो आज आपको इसकी तरफ से मिठाई हो जाएंगी। मुझे तो पता नहीं जन्मदिन कब आता है। अब आ जाओ रूल नंबर 2। इसके एक दो उदाहरण लिख लेना, जैसे मित्र है, पुत्र है, भिक्षुक है, भिक्षा है, उसके बाद है परिश्रम है, यद्यपि है। ऐसे उदाहरण आप इसमें नोट कर सकते हो। जैसे समश्रु है, ये आया था रीट के एग्जाम में, समश्रु। समश्रु तो इसका अर्थ होता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो मूंछ होता है। समश्रु का शाब्दिक अर्थ मूंछ से लिया जाता है। ये ध्यान रखना है। तो रचना, उत्पत्ति, इतिहास की दृष्टि से हमने तत्सम का पहला क्या पढ़ा है? रूल, नियम पढ़ा है। अब दूसरा लिखो। रे के कितने प्रकार होते हैं? रे के 4 प्रकार होते हैं। एक तो जो हम लिखते हैं वो है, ठीक है। एक होता है ऊपर, जिसको रेफ वर्ण बोला जाता है। रेफ कहने का मतलब रेफ रे। और एक होता है पदेन रे, जो किस पे होता है? नीचे होता है, पैरों में रहता है, उसको पदेन रे बोलते हैं। और एक बोलते हैं ये इस प्रकार से, लगा देखा कभी आपने? तो ये 3 रूप है ना लास्ट वाले, ये इनसे जो शब्द निर्मित होते हैं वो सारे के सारे, और ये जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे तद्भव होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो शब्द है, जैसे अपने पास है कर्म, ये जो शब्द है जैसे कर्म है, और ये शब्द है जैसे अपने पास है उष्ट्र है, राष्ट्र है ना। तो ऐसे शब्द आए तो बिल्कुल आप कौन से शब्द मानना है उनको? तत्सम। तो लिखो रेफ, पदेन और इस रह से निर्मित शब्द। ऊपर रह लगा होता है उसको कोष्टक में लिखो रेफ रह। हाँ, इसको रेफ रह बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नीचे जो लगा रहता है उसको बोलते हैं पदेन, और एक ये रह लग लो। वो ये या ये कौन सा पूछ रहा है? ऊपर वाला, ऊपर जो रह लगा होता है ये। तो अच्छा अच्छा, ये तो ये री है, री ऋषि। क्या नहीं है? रह नहीं है। ये जो वृत्त होता है ये तो गोल, अरे गोल घेरा होता है ना, और ये व्रत होता है, ये अपना उपवास होता है।
समझ गए? तो वो री होता है, नहीं होता है। इसको रेफ बोलते हैं, इसको पदेन बोलते हैं। ये उष्ट्र है या राष्ट्र है अपना? हाँ, ये सारे तत्सम है, ये कर्म है, ये कर्म है, ये उष्ट्र। इस रे का कोई उच्चारण है, बस रे ही बोलते हैं इसको। इसका रेफ पदेन और इसका नहीं बोलते। ठीक है, आओ बेटा आगे आ जाओ, खाली पड़ी। समझ गए? अब आपको ये पूछ ले कभी कि बताओ कर्म और कर्म में क्या अंतर है, तो इनको लिख लिया करो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अपने काम आने वाले शब्द हैं। इनसे हमारे पर्यायवाची भी बढ़ते हैं, इनसे हमें शब्दों का अर्थ भी पता चलता है। तो देखो ये कर्म होता है ना, ये तो होता है लगातारपन, जिसमें तारतम्यता होती है ना, उसको बोलते हैं कर्म। जैसे एक के बाद कर्म है, दो आता है, ऐसे ये कर्म होगा तो ये हो गया अपना काम या कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया जाता है। अब आ जाओ, इसका रूल नंबर 3। तो मैं बोर्ड को बिठा रहा हूं, पहला तत्सम शब्द का रूल समझ में आया कि संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों क्या कर ले हमें, क्या हम मित्र है, पुत्र है, भिक्षुक है या भिक्ष है या कर्म है या उष्ट्र या राष्ट्र, ऐसे शब्द नहीं लिखते हिंदी में, लिखते हैं ना? तो ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहा जाएगा? अब तत्सम का तीसरा रूल हमें करते हैं, तो लिखो 3 नंबर। तो एक तो लिखो री, एक से, एक स से निर्मित शब्द। ठीक है, स हो या स हो, अगर ये दोनों स आते हैं कहीं भी, इसको तो बोलते हैं मूर्धन्य स और इसको तालव्य स। तो कौन से को छोड़ा है मैंने? दंतैय को छोड़ा है। तो अगर अपने को री स और स से जितने भी शब्द निर्मित होंगे, ठीक है, ऐसे शब्दों को कौन से शब्द कहेंगे? तत्सम कहेंगे। तो इसमें आप अभी अभी बोला ही था वृत्तो बोल सकते हैं, या जैसे अपने पास री से बड़ा ऋण है, ठीक है, हैं?